Hello everyone. So in the previous class, we were discussing about standardization, normalization. I did told you about variance, standard deviation, correlation. इन सब के बारे में we studied. ठीक है. And जो डेटा प्रोसेसिंग है, okay, data processing. It's a very important step in machine learning and in data science. Okay, because as we know, the data which we get from the industry is a raw data. Okay, we need to process it, we need to pre-process it, and we need to convert it into a format which is understandable. Okay, so data processing plays a vital role, and in this particular step we will be performing the analysis of the data. एक प्री प्रोसेसिंग करोगे आप, एनालिसिस करोगे आगे, डूइंग द एनालिसिस ऑफ अ प्री प्रोसेस डेटा. ठीक है. एंड यहां पर नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि अप्लाई होती हैं प्री प्रोसेसिंग के अंदर. ओके, तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? आई डिड एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस क्लास. ओके, तो नॉर्मलाइजेशन इज वाइडली यूज्ड फॉर स्केलिंग न्यूमेरिकल कॉलम्स. So in the previous class, we did study different scaling technique. We studied standard scaler. We studied min max scaler. है ना? तो standard scaler क्या कर रहा था? You are saying that in case of standard scaler, I am having x minus nu upon sigma. That this is what a standard scaler mean, where nu is the mean and sigma is the standard deviation. Okay, तो आप स्केल कर रहे थे अपने डेटा को. मिन मैक्स स्केलर में भी कोई फॉर्मूला है, वो आपने अप्लाई करा. ऊपर मेरे पास नोट्स में है फॉर्मूला. ठीक, तो आपने अप्लाई करा एंड यू आर स्केलिंग द वैल्यूज बिटवीन 0 to 1. दैट्स व्हाट यू आर डूइंग. ठीक है, ये काम कर रहे थे आप. तो स्केल करना है मुझे, वैल्यूज को एक रेफरेंस में कन्वर्ट करना है, उसे जरूरत है मेरी. ओके, सो it is essential to note that normalization struggle with outliers. क्योंकि यदि डेटा में आउटलायर होंगे, डेटा में those points which are faulty, if they are present in the data, तो impact डालेंगे वो to the normalization. Okay, so it is essential to note that normalization struggles with outliers as it is designed to handle data set without extreme values. मतलब जिनमें एक्सट्रीम वैल्यूज या आउटलायर्स ना हो तो आप डेटा को नॉर्मलाइज कर सकते हो. ओके, उसके अपोजिट में आई एम हैविंग स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन. That means rescaling method aligning values with the characteristics of standard normal distribution. यानी कि आप डेटा को नॉर्मलाइज करो, यदि नहीं है, डेटा स्क्यूड है, तो उसको नॉर्मलाइज, स्टैंडर्डाइज करो एक्चुअली. तो स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन दोनों सिमिलर ही हैं. ओके, बोथ आर समवॉट सिमिलर इन टर्म्स. ओके, लेकिन जो अंतर आ रहा है वो ये है, इस प्रकार से कि इन केस ऑफ नॉर्मलाइजेशन वी यूज टू स्केल द मॉडल यूजिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू. है ना, मिन और मैक्स लेकर चलते हैं स्केलिंग करने के लिए. ओके, दैट मीन्स यू आर कंसिडरिंग एक्स मिन एंड एक्स मैक्स, ये आप लेकर चलते हो. इन्हीं के चक्कर में, क्योंकि हो सकता है वो आउटलायर हो, तो ये इंपैक्ट करेंगी, दे आर गोइंग टू इंपैक्ट द नॉर्मलाइजेशन टेक्निक. स्टैंडर्ड डेविएशन में मॉडल को मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन के अबाउट नॉर्मलाइज किया जाता है. ओके, और इट इज अ बेनिफिशियल व्हेन द वेरिएबल मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आर सेट टू जीरो, और जीरो हो तो और अच्छा, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन. यानी कि डेटा जो है उसमें द वैल्यूज ऑन द स्केल आर नॉट कंस्टेंट टू अ पर्टिकुलर रेंज, किसी रेंज में नहीं है.
वैल्यूज दे आर नॉट कांस्टेंट टू सर्टेन रेंज, क्योंकि आप देखें यदि नॉर्मलाइजेशन करते हो तो हमारे पास वैल्यूज या तो -1 से +1 के बीच में आएगी या 0 to 1 के बीच में आएगी, तो आवर वैल्यूज विल कम अंडर सर्टेन रेंज। ये होता है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। ओके, बट क्या है कि यदि आप स्टैंडर्डाइजेशन अपना रहे हो तो ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के रिस्पेक्ट में स्केल करता है डेटा को। तो स्केलिंग तो ये भी है, दिस इज ऑल्सो स्केलिंग प्रोसेस एंड दिस इज ऑल्सो स्केलिंग प्रोसेस। कई बार मेनी टाइम्स वी डू यूज द सेम नेम फॉर बोथ नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, वी यूज सेम, हाँ दोनों सेम ही है, कुछ माइन्यूट सा डिफरेंस है उसमें। क्या डिफरेंस है? वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो स्केल करता है डेटा को किसी रेंज में, स्टैंडर्डाइजेशन का ये मीनिंग नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन डजंट स्केल द डेटा इन सम रेंज, ओके, उसके लिए फिक्स नहीं है, और वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करता है, जो फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया ना, ये वाला, ओके, द वन विच आई एक्सप्लेन्ड अबाउट, ओके, दिस वन हियर आई हैव यूज्ड मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन स्केल करने के लिए। ओके, तो ये स्टैंडर्ड स्केलर, ओके, नॉर्मलाइजेशन भी है ये एक तरीके से ही, बट ऐसा है कि इसमें कोई रेफरेंस या वैल्यू नहीं आएंगी। ओके, सो इट्स काइंड ऑफ अ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये अंतर होता है दोनों में, क्योंकि द पीपल डोंट नो। ठीक है, और क्या और की डिफरेंसेस यहां दिए गए हैं। नॉर्मलाइजेशन इज सुटेबल व्हेन द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन डजंट मैच द गॉसियन। स्टैंडर्डाइजेशन इज सुटेबल व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज गॉसियन। यानी देख लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन कब करना पड़ेगा, व्हेन योर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ गॉसियन। सो दिस इज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये इस तरीके से गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यदि आपका डेटा इसको फॉलो नहीं करता, ठीक है, देन यू हैव टू अप्लाई नॉर्मलाइजेशन, तो उसको -1 से 1 के बीच में लेकर आओ या 0 से 1 के बीच में लेकर आओ। बट इफ इट फॉलोस द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, देन यू कैन अप्लाई स्टैंडर्डाइजेशन, ये कर सकते हो। नॉर्मलाइजेशन आउटलायर के प्रति सेंसिटिव होता है, बिकॉज इट कंसिडर्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज, मिन एंड द मैक्स, ये वो कंसिडर करता है। लेकिन मेरा जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो जो है इट इज नॉट बाउंडेड, तो आउटलायर आर नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड। ठीक है, आउटलायर का सिग्निफिकेंस नहीं होता। ये स्केल है नॉर्मलाइजेशन की, 0 to 1, -1 to 1। स्टैंडर्डाइजेशन में कोई स्केल नहीं होती कि आपका डेटा स्टैंडर्डाइज करने के बाद इसी स्केल में आएगा, ऐसा नहीं होता भाई, इट्स नॉट हैपनिंग। But in case of normalization, it happens that your data will be present under this scale. Okay. So normalization is considered when the algorithm doesn't assume a specific distribution and that distribution is Gaussian. यदि Gaussian distribution नहीं है डेटा का, कैसे निकालोगे? कल बताया था। In the yesterday class, I told how to check the distribution of a data. So the standardization and the normalization techniques are applicable for numerical columns, for numerical data, especially continuous. And here only you will check, okay, that the distribution is Gaussian or not. If it is Gaussian, then you can apply standardization. If it is not Gaussian, then you can apply normalization and convert it into a form of -1 to 1 or 1 to 1 or whatever the kind of technique of normalization which you are using, it will do. Okay, आप कर सकते हो। ऑल राइट, ठीक है, तो ये वाली बात हुई आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी, भैया प्रोबेबिलिटी इज अ important of the important topic. We will study probability separately also. It came here. Okay, probability, this topic came here, doesn't, okay, no worries, थोड़ा सा हम इधर पढ़ेंगे एंड विल स्टडी सेपरेटली ऑल्सो, क्योंकि पढ़ना ही पड़ेगा अलग से, इसके बिना कोई डेटा साइंस नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी, व्हाट डज इट मीन? तो जब भी इसका नाम आता है ना, तो इट्स अ टेरर, प्रोबेबिलिटी। हमने मैथ्स में, मतलब मैंने 12th क्लास में पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, और
ऐसे क्वेश्चन बनते थे, जो दिमाग लगाओ यार, इसमें से इतनी बॉल है तो इतनी निकाली तो कितनी बचेगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी दिमाग खराब करता है। ओके, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। परम्यूटेशन, बिकॉज इन 11th स्टैंडर्ड देयर इज अ टॉपिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एंड इन 12th वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी इन स्कूल। ओके, फिर अब बाद में तो भाई, इफ यू आर बीन अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, तो सीखना ही पड़ेगा आपको। सो प्रोबेबिलिटी इज अ मैथमेटिकल टेक्निक विच इज टॉकिंग अबाउट आउटकम। आउटकम के ऊपर बात करता है ये, कि रिजल्ट क्या आएगा, व्हाट इज आउटकम। प्रोबेबिलिटी विल हेल्प अस इन प्रिडिक्टिंग द आउटकम। ओके, उसकी बात करता है ये। तो भाई, very simple statement written, but there's a deep meaning for it. Okay, let me share my entire screen, and then I will talk about what is this event, what is this outcome, and how to interpret it according to the probability. Okay, so the probability, they said any event which is occurred, definitely there will be an outcome for it। या कोई भी घटना हुई है, या कोई भी दुर्घटना हुई है, तो कोई ना कोई रिजल्ट तो निकलेगा ना। आपने एग्जाम दी, यू गेव एग्जाम, तो पास हुए या फेल हुए, आउटकम तो हुआ ना। तो इसमें बड़े आसान से केसेस यदि हम लेकर चलें, तो ऐसे टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। रोलिंग ऑफ अ डाइस, रोलिंग ऑफ अ डाइस, तो आइदर यू विल गेट 1 2 3 4 5 6, दिस कुड बी द आउटकम्स, हो सकता है। ओके, ये बहुत छोटे इवेंट है, तो इनको अपन इवेंट बोलते हैं। दिस इवेंट ऑकर्ड एंड दीज आर द आउटकम्स। तो किस आउटकम की आने की संभावना क्या है, उसको मैं प्रोबेबिलिटी, वो प्रोबेबिलिटी के माध्यम से निकाली जाती है। विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी वी विल आइडेंटिफाई, विल प्रिडिक्ट कि क्या आएगा। अब ये आपको पता भी है सर, यदि मेरे पास हेड एंड टेल है as an outcome, total number of outcomes, so probability of head is 50% and tail is also 50%। 1/2 1/2 दोनों की यही प्रोबेबिलिटी होगी। हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, 50-50% चांसेस होते हैं दोनों के आने के। यदि आप कॉइन को टॉस करा, तो ये हो गया, डाइस को रोल कर रहे हो, तो यू आर हैविंग 1 2 3 4 5 6, तो सेट बना रहा हूं मैं आउटकम्स का। ये आउटकम्स का सेट है, इसको मैं सैंपल स्पेस भी बोलता हूं, याद रखना, आगे पढ़ाऊंगा फिर से। ठीक है, इट्स अ सैंपल स्पेस। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6, क्योंकि टोटल कितने, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ओके, तो आप देख लो कितना रिजल्ट आएगा। ओके, तो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच। अब आप, ये क्वेश्चन है कि सर यहां क्यों, क्या, किस लिए, वाई। तो भैया मेरा डेटा है डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी में डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन is a distribution of all probabilities of an event। That means, that means if you are having two type of probability, okay, two type of probability distributions, one is discrete, one is continuous, and a random variable is a variable whose possible values are numerical outcomes of a random phenomena। In other words, it represents a quantity that can take a different value depending upon the outcome of a random event। तो भैया इसने जो 4 लाइन बोली है ना, ये जो 4 lines which has been mentioned here, they have a very deep meaning। We did understood probability,
अभी सीखा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आउटकम। ओके, प्रिडिक्टिंग आउटकम इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आपको सामने वाला बोलेगा, देख बेटा आउटकम की बात कर रहा है, ठीक, मेरे पास डेटा न्यूमेरिकल है, ठीक है भैया, न्यूमेरिकल डेटा, तो वो डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, कंटिन्यूस ऑल्सो। आई कैन हैव a discrete data, I can have a continuous data. Discrete बोले तो सर 0 1, दैट मीन्स जो कि काउंटेबल है, ये डिस्क्रीट हो गया 0 1। कंटिन्यूस बोले तो सर 1.5, 2.7, 3.8, सर ये कंटिन्यूस है। ओके, ये कंटिन्यूस डेटा हो गया। अब भाई कोई इवेंट ऑकर हो रहा है, ठीक, प्रोबेबिलिटी निकालने की बात हो रही है, ठीक। तो जैसे ये हेड एंड टेल आया था, वो डिस्क्रीट था। आपका रोलिंग ऑफ अ डाइस, वो भी डिस्क्रीट है क्योंकि काउंटेबल है, उसका आउटकम काउंटेबल है, वो भी डिस्क्रीट है। तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है। तो इन दोनों को निकालने के लिए, इनके आउटकम भी निकालने के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आर देयर टू फाइंड आउटकम ऑफ दीस। तो डिस्क्रीट के लिए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है, discrete probability distribution. That means if the data is distributed in a discrete way, तो discrete probability distribution। और continuous को निकालने के लिए continuous probability distribution, ठीक है, क्योंकि इन दोनों केसेस में डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, क्योंकि एक डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, तो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। और होता क्या है, यहां रैंडम वेरिएबल होता है, एक रैंडम वेरिएबल होता है। अब भाई वेरिएबल के बारे में तो हमने बात करी है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, एम आई राइट अंकना? वेरिएबल, व्हाट इज अ वेरिएबल? Sir, abstract हाँ, memory एब्स्ट्रैक्शन cell. ऑफ अ मेमोरी सेल, ठीक। Yes. यानी कि मैं मेमोरी में ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है, ऐसे दिस इज ए, और यहां पर जो वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है, तो वेरिएबल ए है विच इज हैविंग अ वैल्यू 5। सो मैंने उस मेमोरी सेल को नाम दिया ना, एब्स्ट्रैक्शन इज अ नेम, इट्स अ गिवन टू अ मेमोरी सेल, ये रहा ए, उसका वैल्यू 5 असाइन कर दी मैंने, ठीक है। अब बाद में चेंज भी होगी, 5 के 6 हो जाएगी, 7, वो चेंज होती रहेगी, वो अलग बात है, ठीक है। यहां पर आपका नाम आया है रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब रैंडम क्यों आया भाई? आप का जो डेटा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो या तो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, ठीक है। तो आउटकम या तो 0 आ जाए या 1 आ जाए, या आउटकम 2.5 आए, 3.7 आए, 4.9 आया, 6.7, कुछ भी आ सकता है, ये कंटिन्यूस है। तो डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, माय वेरिएबल कैन अचीव एनी वैल्यू, वो जो फैला रहा है डेटा का, तो मेरा जो वेरिएबल है ना, ये उनमें से कोई सी भी वैल्यू अचीव कर सकता है, एनी वैल्यू इट कैन अचीव इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, एंड दिस इज सब्जेक्ट टू रैंडमनेस, ठीक है, इट इज सब्जेक्ट टू द रैंडमनेस, कुछ भी हो सकता है। आपने कॉइन को टॉस करा, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, किसी ने बोला तो नहीं है कि नहीं आप कॉइन टॉस करो हेड ही आएगा, आप चांसेस बोल सकते हो, दैट इज रैंडम इन नेचर, तभी इस वेरिएबल का नाम रैंडम वेरिएबल है। मैं आगे और जब व्हेन आई विल बी टीचिंग द प्रोबेबिलिटी सेपरेट, देन आई विल फोकस मोर अपॉन दीज टर्म्स, वहां तो आना ही, ओके, वहां आना है। सो इट्स अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, ऑल राइट, फाइन, ये समझाना था मेरे को, इस 4 लाइनों में ये लिखा है, ओके, रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, ऐसा है,
तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अपन, इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज, है ना, काउंटेबल 0 1 2 3 4, उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जैसे रोलिंग ऑफ अ डाई, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ये सब डिस्क्रीट है। इसमें भी कई टाइप के होते हैं। वन इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, ये सब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं। वी विल स्टडी देम ईच इन प्रोबेबिलिटी चैप्टर, यहां नहीं। ओके, विल स्टडी देम इन डिटेल अहेड। ओके, ठीक। तो भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये फंडामेंटल कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटकम्स। ठीक, तो डिस्क्रीट अभी आपने पढ़ा, वेयर द आउटकम इज डिस्क्रीट इन नेचर। ओके, और यहां पर क्या होता है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स शुड बी इक्वल टू 1। जैसे कि अभी आपसे मैंने कहा, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, गेटिंग हेड और टेल, है ना, आउटकम हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो यहां हेड के आने की चांसेस भी 50% है, टेल के आने की चांसेस भी 50% है। इफ आई एड बोथ ऑफ देम द आंसर इज 1, दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, the sum of probabilities of all possible outcomes is equal to 1. Okay, each probability lies between 0 and 1, ये प्रॉपर्टी है इनकी। तो ये पता ही है, प्रोबेबिलिटी भाई 0 से 1 के बीच में ही होती है, हमको पता है। और जितने भी आउटकम्स हैं उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होगा, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कई टाइप के होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि बर्नौली, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या होता था, जब मैं पहले पढ़ता था तो अब इतना तो याद नहीं रहता था, और मैं तो प्रोबेबिलिटी से ही डरता था। ठीक है, अरे प्रोबेबिलिटी आ गया ये तो मतलब, तो इतना कोई टीचर समझा है बड़े प्यार से, अरे प्रोबेबिलिटी आउटकम, टेंशन का है का। ओके, इट्स एन आउटकम बेस्ड, कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसका रिजल्ट तो निकलेगा ना भाई, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा, ये यस निकलेगा या नो निकलेगा, इतनी बात है। ठीक है, अब डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब डिस्क्रीट के लिए अलग प्रोबेबिलिटी बना दो, उसमें बर्नौली है। बर्नौली का मतलब क्या है, बर्नौली में ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, 0 and 1, यस या नो, ट्रू और फॉल्स। सो बर्नौली इज द सिंपलेस्ट ऑफ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या तो आंसर 0 होगा या 1 होगा, इतना ही बोलता है बर्नौली। तो इसमें यदि आपने कहा कि 1 का मतलब सक्सेस होता है तो 0 का मतलब फेलियर होगा, सीधी सी बात है। क्यों भाई अंकना, सही कह रहा हूं ना मैं? यदि 1 सक्सेस है Yes. तो 0 फेल है, 0 फेल होगा। और यदि आपने कहा कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - P। बात खत्म हुई, दिस इज बर्नौली। अब पता नहीं भाई मैं क्यों डरता था और ऐसी क्या बात थी, लेकिन जब से मैं टीचर बना तो भाई मैं समझा कि यार नहीं, ऐसे बच्चों को ऐसे समझाया जाए। ठीक, तो आप ये देख भी सकते हो कि द प्रोबेबिलिटी P फॉर सक्सेस, यहां जो कैपिटल X लिखा है ना भाई, ये रैंडम वेरिएबल है। तो ये कह रहा है कि यदि रैंडम वेरिएबल को वैल्यू 1 आया तो प्रोबेबिलिटी P आएगी, और यदि रैंडम वेरिएबल को वैल्यू 0 आया तो प्रोबेबिलिटी 1 - P होगी। ये उसको Q बोल रहा है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, वो 1 - P ही है। ये डिस्क्रीट हो गया। आगे बढ़े, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल भी
वो सक्सेस और फेलियर वाला ही कॉन्सेप्ट है जो बर्नौली का है। ओके, लेकिन ये ट्रायल्स पर है, बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ ट्रायल। जैसे कि हमारे बच्चे जो हैं वो पीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, एंड यदि लकी हैं, उनकी इतनी मेहनत है, सब कुछ ठीक चला गया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्वालिफाई हो गए। नहीं हुए तो हमने देखा भी है, देर आर मेनी पीपल हु आर डूइंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स, दे आर डूइंग द ट्रायल्स। ठीक है, तो जैसे मानिए कि 5 ट्रायल्स किया, सम ऑफ द स्टूडेंट गिव अ 5 ट्राई, 5 टाइम्स उन्होंने ट्राई करा, पीएससी का एग्जाम दिया, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सक्सेस। तो पहले अटेम्प्ट में नहीं हो पाए वो, फेलियर। सेकंड अटेम्प्ट में फेलियर, थर्ड अटेम्प्ट में फेलियर, फोर्थ अटेम्प्ट में फेलियर, फिफ्थ अटेम्प्ट में पास। ठीक है, तो 5 ट्रायल्स करे उन्होंने, 5वें अटेम्प्ट में पास हुए। बर्नौली ट्रायल, बर्नौली में सक्सेस और फेलियर होता था, बायनॉर्मल में ट्रायल भी ऐड कर दिए मैंने, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन अ फिक्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल। यानी आपको ट्रायल दिए होंगे 5 बार, 5 फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, उसमें सक्सेस कितनी बार आ रही है आपकी। यानी कि ऐसा भी हो सकता है, मैंने कॉइन को टॉस करा 5 बार, 3 टाइम्स हेड आ गया, 2 टाइम्स टेल आ गया, ये भी बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, तो क्या लिखना है मेरे को, ये एन के, दैट मीन्स यदि अगेन वही है, पी सक्सेस है तो 1 - p फेलियर होगा। इफ p is a success, 1 - p is a failure. So I did n trials in which k टाइम्स मेरे को सक्सेस आया एंड n - k टाइम्स मेरे को फेलियर आया। तो प्रोबेबिलिटी इज गिवन एस, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन एस, हम लिखते थे ऐसा। ओके, एन सी आर p टू द पावर r 1 - p टू द पावर n - r, ये लिखते थे। दिस इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन where p is the probability of success, 1 - p is the probability of failure. I did n trials, n में से r times मेरे को सक्सेस आया, so that's what I'm writing here, p to the power r dot 1 - p to the power n - r. This is your binomial distribution. ठीक है, आई होप दिस हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। तो कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायल्स दे रखे हो और आउटकम डिस्क्रीट वाले हो तो समझ जाना कि भाई वो जो है आपसे कह रहा है कि बायनोमियल लगाओ। ठीक, ऑलराइट, ये हुआ। देन नेक्स्ट बायनोमियल भी हो गया। पॉइजन, ये रहा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी वही है डिस्क्रीट के लिए। पॉइजन में क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, कोई भी इवेंट किसी टाइम इंटरवल, टाइम कंस्टेंट पर हो रहा हो। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग है। ऑलराइट, यानी कि मैंने कहा कि शॉप पर, एट अ शॉप इन टाइम 12 नून, है ना, टू 1 PM, या मैं कहूं 12 to 1, मतलब दिन में 1 घंटे में। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कस्टमर्स आर अराइविंग, 10, 20, जो भी है वो यहां मेंशन करूंगा। ठीक है, तो द नंबर ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम और अ स्पेस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन उस चीज को बताता है। तो क्वेश्चन में समझ में आ जाना चाहिए मेरे को कि वो क्या दे रहा है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, यदि वो टाइम फ्रेम देता है क्वेश्चन में तो समझ जाना आपको पॉइजन लगाना है, यदि ट्रायल्स देता है तो बायनोमियल लगाना है, यदि ट्रायल नहीं देता तो बर्नौली लगाना है।
ओके, तो पॉइजन में कहा गया है नंबर ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग इन अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमने बोला ना कि 12 से 1 बजे में कितने कस्टमर आएंगे, इन जनरल 10 आते हैं। अब आप बताओ कि कभी किसी दिन इस टाइम पर कितने कस्टमर आएंगे, ऐसा करके कुछ। तो दिस इज द फॉर्मूला, ई की पावर लैम्बडा, लैम्बडा टू द पावर के फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां ये लैम्बडा और के, ये लैम्बडा जो है दिस इज रेट ऑफ ऑकरेंस, कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है, रेट ऑफ ऑकरेंस, ये आपका लैम्बडा है। ओके, एंड के जो है दैट समथिंग अ वैल्यू विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, कि इतने कस्टमर कब आएंगे, 10 कब आएंगे फॉर एग्जाम्पल, या 5 कब आएंगे, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। तो ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, टाइम फ्रेम में ये कैलकुलेट किया जाता है। देन आई एम हैविंग ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स नीडेड टू ऑब्टेन द फर्स्ट सक्सेस। ये ज्योमेट्रिक है, यानी कि जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिलती तब तक मैं करते चले जाऊंगा। तो वो एक डायलॉग है ना, वो मांझी पिक्चर का, मांझी पिक्चर देखी है आपने, किसी ने देखी है मांझी पिक्चर, मांझी द माउंटेन मैन, एनीवन सीन दैट मूवी? उसमें बोलता है ना वो, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, वो बोलता है। बहुत ही लंबा दंगल चलेगा है। तो unless and until you don't get the success, you are doing, you are continuously trying to achieve it। ओके, तो भाई क्या हुआ, 1 - p टू द पावर k-1, दैट मीन्स आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यदि p है हर एक ट्रायल में, तो आपको वही मैंने ऊपर एक जगह बताया था ना, फेल 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 पास। तो जब तक मैं एग्जाम नहीं निकालता तब तक मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जब तक मैं ट्राई करता रहूंगा, दैट्स व्हाट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स। ओके, तो 1 - p टाइम्स तक फेलियर आया आपको, 1 - p फेलियर है, आपने k टाइम्स कोशिश करी, तो k-1 टाइम्स तो आप फेल हो गए, kth टाइम ऐसा था वहां पर आप पास हुए। ये होता है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके फाइन, तो 1 - p टू द पावर k-1, और यहां पर आपको सक्सेस मिली, आखिरी वाली जब सक्सेस मिलेगी तब रुक गए, दैट्स अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नेक्स्ट वाले की जरूरत नहीं है, हाइपर ज्योमेट्रिक वगैरह उसका कोई आता मीन नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। फिर ये जो है नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स मेंशन करना चाहेंगे। अच्छा, ये चीजें वापस से प्रोबेबिलिटी में रिपीट होंगी है ना, तो अभी से ध्यान रखिएगा आप। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस थिंग्स इन प्रोबेबिलिटी अगेन, बट क्विक ओवरव्यू करूंगा। तो प्रॉपर्टी की यदि बात करें डिस्क्रीट की, तो आई एम हैविंग मीन दैट इज कॉल्ड एज एन एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज एक्सपी। वैल्यू को उसी की प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करो, तो इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका आउटकम जो भी है डिजायर्ड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, उसकी प्रोबेबिलिटी है p, तो मल्टीप्लाई द आउटकम विथ p, दैट विल गिव यू, दैट विल गिव यू योर एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू को उसी की प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है। वेरिएंस आपको पता है, समझा चुका हूं मैं। तो यहाँ वेरिएंस का अलग फॉर्मूला है, जैसे e(x² - e(x²) दिस इज द वेरिएंस, ये रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर माइनस ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो भी आएगी उसमें रैंडम वेरिएबल रखने के बाद जो आएगी उसका पूरे का स्क्वायर, दिस इज वेरिएंस। इस तरीके से डिफाइन होता है। एंड इफ यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, ये निकाला जाता है प्रोबेबिलिटी में, और अच्छे तरीके से समझाऊंगा उसको, वहां भी रिपीट होना है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। बर्नौली बायनोमियल
बाइनरी आउटकम्स के लिए यूज होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इंटरवल के लिए यूज होता है, ज्योमेट्रिक आपका फर्स्ट टाइम सक्सेस के लिए यूज होता है निकालने के लिए, ये सब होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टू योर डिस्क्रीट। ठीक है, चाहे फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो, इंजीनियरिंग हो, हर जगह ये लगता है। ओके, इट्स एप्लीकेबल बिकॉज यहाँ पर डिस्क्रीट आउटकम्स मिलते हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा भाई, अच्छा ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द पॉसिबल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली यानी कि भाई एक जैसे, एक जैसे, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके, सो द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन is characterized by constant probability for all the outcomes within a specified range। तो किसी एक पर्टिकुलर रेंज में द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स हैं दैट आर सेम। ओके, यदि आपसे कोई बोले कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन या रोलिंग ऑफ अ डाइस, रोलिंग ऑफ अ डाइस का हिस्टोग्राम बनाओ, तो 1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, सब की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो बताओ वो कैसा दिखेगा? उसका हिस्टोग्राम ऐसा दिखेगा। आप बनाओगे ना तो इट विल लुक लाइक दिस, ऐसा। क्यों? क्योंकि 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 की भी 1/6, 3 भी 1/6, 4 भी 1/6, 5 भी 1/6, 6 की भी 1/6। तो ये होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, ये भी पढ़ा। अगला है हमारा, अच्छा मैं क्या कंफ्यूज होता था अपने टाइम पर कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या लगाना है, क्या समझे, बाइनोमियल क्या तो बर्नौली क्या तो पॉइजन क्या तो ये। ठीक है, खैर एनीवे सब आपको लिए मैंने सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ों को। अब है नेक्स्ट, नेक्स्ट है, चलो प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव, ये अभी तो समझाने से कोई मतलब है नहीं, ये बाद में बताऊंगा मैं। हाँ, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, वो डिस्क्रीट हुआ। कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो जैसे मैं बता चुका हूं आपको, you have to understand the distribution of data in a data science। it is very much important to understand the distribution of data। ओके, ये समझने का है, आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, कैटेगरिकल है, क्या है डेटा। देन ओनली यू कैन अप्लाई स्पेसिफिक टेक्निक्स ओवर इट। ठीक, तो आपने डिस्क्रीट का देख लिया, कंटिन्यूस की बात कर रहा हूं मैं, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। ओके फाइन, ये देखिए, एज कंटिन्यूस होती है। ओके, क्योंकि मुझे एज को किसी इंटरवल में रिप्रेजेंट करना रहता है। आई विल से एज बिटवीन 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। तो आई कैन रिप्रेजेंट द एज इन अ ग्रुप, इन एन इंटरवल, तभी एज कंटिन्यूस है। सैलरी भी कंटिन्यूस है, तो जितने भी दूसरे जो प्राइस कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट काउंटेबल होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 काउंटेबल है, डिस्क्रीट है। जिनको इंटरवल में रिप्रेजेंट करना पड़े वो सब कंटिन्यूस होते हैं। तो कंटिन्यूस के लिए भी अलग प्रोबेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप ये देखते हो कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, और जो हमारा कंसर्न है उसको देखने का। ठीक है, जैसे ये बताइए, ये रहा, दिस इज डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म 1 2 3 4 5 6। यदि मैं डाइस को थ्रो करूं, ठीक है, तो 6 आउटकम्स आएंगे और हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बता चुका हूं आपको, क्लियर कर दिया, बर्नौली भी आपको बता दिया मैंने, पॉइसन भी आपको बता दिया। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये मेरा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है।
दिस कम्स अंडर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी पढ़ा रहा हूं मैं। ओके, तो नॉर्मल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई किसी को नॉर्मल कब कहोगे आप? वेन यू विल से नॉर्मल, जब उसका बिहेवियर ऑड नहीं होगा तो वो नॉर्मल होगा। भाई यदि वो आड़ा टेढ़ा बिहेव करेगा तो नॉर्मल काहे होगा? तो भाई यदि किसी भी डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्क्यूड डेटा, दिस इज ऑल्सो स्क्यूड डेटा, तो ये नॉर्मल थोड़ी ना है, जो स्क्यूड है। यदि डेटा में स्क्यूनेस नहीं होगी तो वो नॉर्मल होगा, जिसमें मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होंगे। मीन मीडियन मोड ऑल आर इक्वल, दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। भैया कंफ्यूज मत करना, नॉर्मल और गॉसियन सेम होते हैं। दिस इज नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अब भाई क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि मुझे अपने डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए एक रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन तो चाहिए ना। मैं इसको स्क्यूड क्यों बोलूंगा? क्या मुझे सपना आ रहा है कि ये स्क्यूड है? इसको स्क्यूड इसलिए बोला क्योंकि मेरे को पता है कि नॉर्मल ऐसा होता है। आई नो दैट दिस इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो नॉर्मल नहीं होगा वो स्क्यूड होगा, तो इसी के रेफरेंस से बोला ना मैंने स्क्यूड है। अब वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, स्क्यूड। ठीक है, तो नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसमें सिमेट्री होती है और बेल शेप्ड होता है। बेल शेप तो ये घंटी जैसा दिख रहा है, घंटी। बेल 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 शेप स्ट्रक्चर है ये देखो, घंटी जैसा ही तो दिख रहा है, बेल। ओके फाइन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मुझे उसको रेफरेंस मान के चलना ही पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्री होती है दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। मीन मीडियन मोड जो होते हैं वो सब बराबर होते हैं और सेंटर में होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, इसमें इंपेरिकल रूल लगता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। एक रूल लगता है दैट इज 60% ऑफ द डेटा फॉल्स विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन of the mean, 95% of the data falls in the two standard deviation and 97% falls in the three standard deviation। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, दैट आई विल टेल हेड। वो कहने का मतलब उसका ये है, लेट मी मेक अ डायग्राम अगेन। व्हाट इज वन स्टैंडर्ड डेविएशन, टू स्टैंडर्ड डेविएशन, थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन? वो ये कह रहा है कि ये आपका डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉर्मल है। तो ये जो है दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको रेफरेंस मानो, ये स्केल है, ये सेंटर है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कह रहा है कि ये जो डेटा है ना, ये इतना। ठीक है, तो उसने ये कहा कि योर डेटा 68% ऑफ द डेटा फॉल्स इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो भाई ये है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। सो ये जो डेटा है ये पूरा 68% ऑफ द डेटा, मुझे लग रहा है यहां का भी कंसिडर कर लो आप, लेट अस कंसिडर दिस ऑल्सो। तो ये पूरा 68%। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट 68%। तो कह रहा 68% ऑफ द डेटा फॉल्स इन फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। एक और रेखा खींचो, इतनी ही से, जितना डिस्टेंस ये था उतना ही डिस्टेंस इतना बनाओ यहाँ पे, इसको लिखो 2 सिग्मा। ठीक है, 2 सिग्मा लिखो इसको। तो ये कह रहा है 95% ऑफ द डेटा फॉल्स इन सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी जब 2 सिग्मा करोगे तो इतना पोर्शन डेटा का और ले लो, टेक दिस मच पोर्शन ऑफ द डेटा ऑल्सो, ये हो गया 2 सिग्मा। तो ये जो 2 सिग्मा है 97% ऑफ द डेटा, 95 सॉरी परसेंट ऑफ द डेटा फॉल्स हियर। और जो बचा कुचा है, जैसे ये हो गया 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो ये जो बचा है ना वो भी काउंट हो जाएगा, तो 97 हो जाएगा ओवरऑल। 97% ऑफ द डेटा फॉल्स इन दिस रीजन। इस तरीके से वो बोल रहा है वो कि ये रूल है 68 95 97। हालांकि अभी यहां नहीं बताना था, मैंने बता दिया।
ओके, ठीक, ये होता है रूल, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। ओके, तो बात भाई खत्म हुई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बीन सीन इन कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैं प्रोबेबिलिटी के टाइम पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। ये रहा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ। ठीक है, ये रहा ग्राफ। ये मीन मीडियन मोड जो है ना वो बराबर है। दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, तो नॉर्मल हुआ। एज आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एज कंटिन्यूस होता है। ओके, एंड उसमें की आप कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। मेनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज वी कंसिडर एन एज ऑफ 70 स्टूडेंट्स, द एज रेंजेस फ्रॉम 18 to 25, it is normally distributed if the mean median mode are same। ठीक है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पास का मेरा फॉर्मूला ये रहा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई की पावर, ये ई है, ई एफ वो एप्सिलॉन नहीं है, ई है, ई की पावर माइनस एक्स माइनस न्यू। न्यू मतलब होता है मीन, सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स माइनस न्यू का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ये होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वो जो डायग्राम देख रहे थे ना आप, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होगा और ये उसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा यदि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा और मीन 0 होगा। तो ये भी याद रखिएगा, when the standard deviation is 1 and mean is 0, then the normal distribution is standard normal distribution। ठीक है, तो भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बता दिया। रिपीट होगा वापस से, मैं थोड़ा सा इसको फिर एक्सप्लेन कर दूंगा प्रोबेबिलिटी में। ओके, कर देंगे, फाइन। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन है, गामा फंक्शंस, इसके बारे में मुझे अभी बात करनी नहीं है। ओके 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 ओके, ठीक ठीक ठीक, फाइन। बहुत सारी चीजें हैं आपको स्टैटिस्टिक्स में समझने के लिए, और मैं प्रोबेबिलिटी यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आगे इसका यूज होने वाला है। देयर इज वन मोर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एज स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या है, व्हाट इज स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन? ये जो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी नॉर्मल की तरह ही है। इट लुक्स लाइक नॉर्मल ओनली, इट इज सिमिलर टू नॉर्मल। ओके, लेकिन इसमें जो टेल होती है ना, दैट आर मच मोर हैवियर एंड इट इज मच मोर रोबस्ट। हैवी टेल्स होती है इसके अंदर। ठीक है, अब वो कैसे, हैवी टेल कैसे होती है मैं बता रहा हूं। शेप तो नॉर्मल की तरह ही दिखता है, स्टूडेंट टी का शेप नॉर्मल की तरह दिखता है, लेकिन उसमें टेल हैवी होती है। सिमेट्री उसमें भी होती है नॉर्मल की तरह, टेल हैवी मैं बता रहा हूं, जस्ट सेकेंड। ये देखिए, ब्लू वाला नॉर्मल है, लेकिन ये वाला ऑरेंज, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां देखो, ये जो टेल है ना, टेल नॉर्मल की जो टेल थी वो तो टच कर गई ग्राउंड को, लेकिन स्टूडेंट टी की टेल जो है ना वो टच नहीं कर रही ग्राउंड को। और इसका जो टॉप है वो नॉर्मल से कम है। दिस इज स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो उसकी टेल्स हैवी होती है। ठीक है, और हुआ क्या था कि विलियम नाम के पर्सन थे, उन्होंने इसे प्रपोज करा। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन वाज प्रपोज बाय विलियम। और क्यों करा था, कारण कारण ये था कि वो जहां पर रह रहे थे, जहां पर पढ़ रहे थे, वहां पर रिस्ट्रिक्शन था, या जो भी काम कर रहे थे वो रिसर्च आर्टिकल्स को पब्लिश नहीं कर सकते थे विद द ओरिजिनल नेम।
खुद के नाम से नहीं कर सकते थे रिसर्च आर्टिकल्स को पब्लिश। तो उन्होंने क्या करा, ये उनका काम था, ये डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने बताया था, तो उन्होंने अपने नाम ना देते हुए उन्होंने उसको स्टूडेंट नाम दे दिया और कहा स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा उन्होंने प्रपोज करा, जो कि प्रपोज टू फाइंड द बेस्ट सैंपल फ्रॉम अ स्मॉल सैंपल। तो यदि कोई स्मॉल सैंपल ऑफ डेटा है, उसमें से यदि बेस्ट सैंपल निकालना है, उसके लिए स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हो जाएगा। ओके, इसको ध्यान में रख के उन्होंने करा है प्रपोज। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को टी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, स्मॉल सैंपल साइजेस की बात करते हैं, व्हेन द डेटा इज स्मॉल, तो वहाँ ये यूज होता है। ठीक है, एंड ये भी नॉर्मल की तरह बेल शेप होता है, अभी आपने देख लिया। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट भी होता है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट अभी उसका जरूरत नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये कुछ चीजें जो हैं वो अपनी तरफ से कॉन्सेप्शलाइज करूंगा। ठीक है, फिर तो अभी आपने देखा कि आई एम हैविंग टू डिस्ट्रीब्यूशंस, एक है नॉर्मल और एक है स्टूडेंट टी। दिस इज स्टूडेंट टी। ओके, दीज आर द टू काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आई एम अवेलेबल। जब जब स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ अप्रोच करे, ठीक है, दैट मीन्स यदि डेटा का साइज छोटा है, छोटा नहीं, यदि सैंपल का साइज छोटे पर तो ये काम करता है। when the data size is smaller, student t distribution is applicable, but if the data size is increasing, in that particular case your student t distribution will approach to standard normal distribution, and this phenomena is called as central limit theorem। ठीक, उसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम बोलते हैं, इसके बारे में भी आगे डिस्कशन है मेरे पास, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ओके, तो यदि हम ह्यूज डेटा सैंपल्स बनाते हैं पॉपुलेशन से and consider the mean, we will find the sample values for the normally distributed around the population mean। This is the central limit theorem। ओके, अब देखिए क्या कहना चाह रहा है वो, आगे ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा पॉइंट्स का मीनिंग क्या। लेट x1 x2 xn बी ए सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल्स। IID का मतलब क्या होता है? IID बोले तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स, दे आर डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स। ओके, क्योंकि क्या करा है आपने, डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स क्यों है? यू आर हैविंग अ पॉपुलेशन, यू आर हैविंग अ पॉपुलेशन, यानी ये बहुत बड़ा डेटा है आपके पास, और आप इस बड़े डेटे से, बड़ा डेटा से बड़े बड़े सैंपल बना रहे हो। यू आर क्रिएटिंग बिग बिग सैंपल्स फ्रॉम दिस डेटा। यदि छोटे सैंपल बनाते भाई, तो वहां पर स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन लग जाता, लेकिन क्योंकि आप बड़े सैंपल बना रहे हो, तो स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन इज टेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ टेंड कर रहा है फॉर बिग सैंपल्स ऑफ द डेटा। तो यही कहना चाह रहा है। अच्छा, हर एक सैंपल के लिए, हर एक सैंपल के लिए, हर एक सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए, पता करने के लिए, इनका रेस्पेक्टिव रैंडम वेरिएबल होगा। My random variable is defined over this distribution of data. My random variable, another random variable is defined over this distribution of data. My another random variable is defined over this distribution of data. इनके पर होगा डिफाइंड। ओके, तो भाई बात यह है, आई एम हैविंग दिस मच रैंडम वेरिएबल्स with mean new and a variance sigma square। n जो है वो इंफिनिटी को रीच कर रहा है, यानी जो सैंपल साइज है ना,
वो इन्फिनिटी को रीच कर रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी standardized. It will tend towards normal distribution and it will look like mean zero and variance one. इस तरीके से वो बिहेव करेगा. यदि आपका सैंपल, ठीक है, if the sample size is going to increase, it will tend towards the normal distribution. ठीक, तो उसने कहा, और नॉर्मल में भी यदि मीन जीरो है और वेरिएंस वन है तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. This is the formula. Z equal to x1 plus x2 plus xn minus nu n nu upon under root of n sigma square. This is the formula. Okay, and formula किसका है ये? Distribution of standardized sum or average. This is standardization. उसका फॉर्मूला है ये. तो सिंपल टर्म्स में यदि बात करें तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट करता है कि यदि सैंपल का साइज बढ़ेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन, तो जो सैंपल का मीन है वो नॉर्मल की तरफ जाएगा. इट विल टेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, एंड it will be centered around the population mean and the standard deviation divided by the square root of the sample size. ये तो फॉर्मूला, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है. सैंपल का साइज बढ़ा तो वो नॉर्मल की तरफ गया, ये कहना चाह रहे हैं वो. तो उन्होंने ये इतने वर्ड्स में कंप्लीट कर सकते थे, बट दे नीड टू एक्सप्लेन यू इन टर्म्स ऑफ सम वैल्यूज. तो वो क्या लेगा, क्या वैल्यू लेगा वो? उसने कहा मीन ले लो और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लो, ये दोनों ले लो आप. देन इट पुट देम इन अ फॉर्मूला. उन्होंने क्या कहा, एन सैंपल का साइज है वो बढ़ रहा है, तो भैया मैं जा रहा हूं नॉर्मल की तरफ. आई विल बी कंसिडरिंग पॉपुलेशन मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, इनको मैं कंसिडर करूंगा. एंड दिस इज हाउ आई कैन राइट x1 प्लस x2 प्लस x3, ये रैंडम वेरिएबल्स हैं. ठीक है, माइनस एन न्यू, एन इज द सैंपल साइज, एन मल्टीप्लाई बाय द मीन होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर इनटू एन, ये हो जाएगा. दिस इज z. ओके, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम है. बाद में कहा गया कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज एप्लीकेबल टू द वाइड रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एंड ये जो इंडिपेंडेंस एंड आइडेंटिकल, दैट मींस रैंडम वेरिएबल इन द सीक्वेंस शुड बी इंडिपेंडेंट. अभी भी कुछ बातें हैं जो खटक रही होंगी आपको कि सर आप डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, मीन की बात कर रहे हो, कैसे क्या समझा जाए इन सारी चीजों को. हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. ये देखिए, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. यू कैन सी एक्स बार एक्स बार एक्स बार. तो भाई ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये पॉपुलेशन का है. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बना है ना, दिस इज ऑफ पॉपुलेशन. ओके, और जो वो एक्स बार शो कर रहा है ना, वो सैंपल का, यानी ये जो पॉपुलेशन थी इसका डिस्ट्रीब्यूशन तुमने ये बना दिया. इफ यू आर पिकिंग अ सैंपल फ्रॉम इट, तो पॉपुलेशन का मीन तो न्यू होता है और सैंपल का मीन एक्स बार होता है. तो जो एक्स बार बता रहा है ना, एक्स बार एक्स बार एक्स बार एक्स बार एक्स बार, ये सैंपल है और सैंपल से मिलकर फिर वो पॉपुलेशन बन गई. तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कह रही थी कि यदि आपका सैंपल का साइज बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक, तो इट विल कन्वर्ट इनटू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. वो भी इसने कहा यूनिफॉर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर मीन 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा, इसमें कन्वर्ट होगा वो यदि सैंपल साइज बढ़ता है. तो सैंपल साइज बढ़ता है तो हमें अज्यूम कर रहे हैं कि भाई तो नॉर्मल में बदल रहा है, यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू नॉर्मल.
दैट्स व्हाट सेंट्रल लिमिट थ्योरम सिग्निफाई. ओके, अब ये इतनी चर्चा क्यों हो रही है सर, काहे क्यों परेशान कर रहा हूँ? ये नॉर्मल और ये और वो स्टूडेंट टी और सेंट्रल लिमिट थ्योरम, और खैर आपको पढ़ना तो है भैया, स्टेटिस्टिक्स तो जोरदार है, लीनियर भी जोरदार थी, ये भी जोरदार है. तो भाई बात ये है, क्यों मैं आपकी इतनी जान खा रहा हूं इसको लेकर, क्योंकि आगे मुझे पढ़ाना हाइपोथेसिस टेस्टिंग. और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है, आई विल बी गिविंग सम स्टेटमेंट ओवर अ सैंपल मैं दूंगा. जैसे मैंने बोला था ना, इन अ सिटी वी डिड अ सर्वे ओवर 5,000 पीपल कि विच पार्टी इज गोना विन. तो उन्होंने कहा एक्स, तो मैंने इसी के बिहाफ में पॉपुलेशन के ऊपर बोल दिया कि पॉपुलेशन का यही ओपिनियन है कि एक्स ही जीतेगा. तो उसको टेस्ट करना पड़ेगा मुझे कि आपने जो ये हाइपोथेसिस दी है, जो आपने ये बोला कि एक्स जीतेगा, ये इसकी टेस्टिंग होगी, इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स. तो मेरे पास ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का, मेरे पास सैंपल भी होगा. ठीक है, तो उसके बिहाफ में हाइपोथेसिस टेस्टिंग करूंगा. कई टाइप की हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, वो लगाऊंगा, वो अप्लाई करूंगा, वो पढ़ूंगा. ठीक, इसलिए मैं आपसे इतना जो है कर रहा हूं, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में और इसको जो है वो रिपीट करूंगा. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन मच मोर इन अ बेटर वे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टूडेंट ई डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम. आई विल ट्राई टू ब्रिंग मच मोर एग्जांपल्स बेस्ड अपॉन इट. ठीक है, टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स. बट ये स्टैटिस्टिक्स में क्यों, ये तो हमको प्रोबेबिलिटी इज अ डिफरेंट चैप्टर. यस, बट वो क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के चक्कर में ना मुझे प्रोबेबिलिटी को इंक्लूड करना पड़ा यहाँ पे, डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि इन स्टैटिस्टिक्स वी आर स्टडीइंग द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसमें प्रोबेबिलिटी भी आ गया कि आउटकम क्या आएगा, और हाइपोथेसिस में आउटकम की बात होगी आगे कि आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो या नहीं कह रहे हो. ठीक है, सो दैट्स द केस. तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये आपका पॉपुलेशन का मीन यहाँ रहा, और ये सैंपल का मीन है. ठीक है, ये हो गया. तो भाई आगे यहाँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में कहा गया है, इसके एप्लीकेशंस बात के बारे में बात कही गई है, स्टूडेंट टी के बारे में बात कर, तो इन तीनों को भाई मैं इनकी खिंचाई करूंगा अगले लेक्चर के अंदर. फिर मैं आपको आगे बताऊंगा एस्टिमेटर एस्टिमेट क्या होते हैं, ये तो बहुत ईजी चीज़ है, इसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, बहुत अब यहाँ इंपॉर्टेंट बढ़ेगा. what is confidence interval, what is significance level. Once you understood the distribution of data, that means I'm talking about the normal. ये यदि आपको ये समझ में आ गया एक बार, फिर मैं कॉन्फिडेंस और सिग्निफिकेंस लेवल पे बात करूंगा. क्योंकि कॉन्फिडेंस और सिग्निफिकेंस हो क्या रहा है, व्हाट डज इट मीन. कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आपने सैंपल कोई लिया, उस पर सर्वे करा, और आपने बोला कि पार्टी एक्स विल विन. तो आप कोई भी चीज बोलते हो ना, तो कॉन्फिडेंस से बोलने का. तो यू आर सेइंग आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि पार्टी एक्स विल विन. हाँ, 5% की संभावना है कि आप जो कह रहे हो वो सही ना हो. ये सिग्निफिकेंस लेवल है और ये कॉन्फिडेंस लेवल है, होता है. आप कहते हो ना, हाँ भैया 99% तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये काम हो जाएगा, एक आध परसेंट शायद ऊपर नीचे हो सकता है. कहते हैं ना, क्यों अंकना, कहते हैं कि हाँ इतना 99% तो कॉन्फिडेंट हूं मैं कि मेरे को इतने नंबर आ जाएंगे. Yes, sir. दैट इज कॉन्फिडेंस लेवल. एंड 1% इज शायद आपको ना आए. दैट इज सिग्निफिकेंस लेवल. Okay, so that I will be teaching ahead in the next class. Okay, so these are very important concepts, and we have to understand these things in data science. Okay,